हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी यानी कि बीएसएससी बीएसओ एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 2025 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है वॉल्यूम 1, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। एडुटेरिया बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इस बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। आज इस सेशन में हम लोग सेट नंबर 3 को पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को बेहतरीन तरीके से कवर कराया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 2025 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन यानी कि सेट नंबर 3 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसको कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीएसएससी बीएसओ यानी कि बिहार एसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी 2025 एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 2025 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 3 को हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है इनको तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए। देखिए, यदि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? इस प्रश्न का आंसर सोच समझ करके दीजिएगा। बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है। और देखिए, आंसर अगर आप पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन भी होते चलेगा। जो भी मैं एक्सप्लेन करके आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए एक बार और प्रश्न को पढ़ेंगे कि यदि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, कोई भी वस्तु हो, चाहे वह पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर हो या बाह्य अंतरिक्ष में हो, वस्तु का द्रव्यमान जो है हमेशा स्थिर रहता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यानी कि द्रव्यमान जो है उसका अपरिवर्तित रहेगा, चाहे वह पृथ्वी पर हो या फिर चंद्रमा पर हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आप पहले से जानते हैं कि किसी वस्तु का भार, ये द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, बट ये जो भार है ना, ये बदलता है। तो देखिए, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कितना होगा? 1/6 होगा। ये चीज़ आप पहले से जानते हैं। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, भार जो है बदलता है बट द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान हमें किस सिद्धांत से जो है प्राप्त होता है? उत्प्लावन बल, ठीक है ना। तो उत्प्लावन बल आपको ध्यान होगा ये आर्किमिडीज के सिद्धांत से। देखिए, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार अगर किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके भार से कम होता है तो वह वस्तु तरल में डूब जाती है, जबकि उत्प्लावन बल का मान उसके भार से अधिक होता है तो वह वस्तु तैरने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार बताइए। ओम के नियम के अनुसार, तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए। देखिए, ओम के नियम के अनुसार किसी धातु में प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है? ओम के नियम के अनुसार IR होता है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इक्वल टू हो जाएगा V/R। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसके चाल में होने वाले परिवर्तन निम्न में दिए गए कथनों में से कौन सा होगा? बताइए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जाती है, विरल से सघन में जाती है,
ठीक है, तो प्रकाश अविलंब की ओर झुक जाती है, जबकि सघन से विरल की ओर जाती है तो अविलंब से दूर हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जाती है तो प्रकाश अविलंब की ओर झुक जाती है, जबकि सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, सघन से विरल में जाने पर अविलंब से दूर हो जाएगी, ठीक है ना। और विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग जो है पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है। तो पौधे की वृद्धि मापने के लिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर से मापा जाता है और गैसों का दाब जो है ये मैनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है? बताइए, माइक्रोवेव ओवन में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोवेव से ही पता चल रहा है कि माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि सूक्ष्म तरंग का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म तरंग का। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस में ऊष्मा का रूपांतरण संवहन के द्वारा नहीं होता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। अब देखिए बात यहाँ पर आई है संवहन की। तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा चालन, संवहन और विकिरण। चालन में क्या होता है? तो ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि के द्वारा होता है, जैसे कि लकड़ी, धातु। अच्छा, संवहन में क्या होता है? द्रव तथा गैस में ऊष्मा का रूपांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है, ठीक है। और विकिरण में क्या होता है कि इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें? विकिरण में, जैसे कि बल्ब का गर्म होना, रेत का गर्म होना। तो देखिए बल्ब का गर्म होना जो है, बल्ब के धारा के प्रवाह के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना, यह होता है विकिरण के कारण। किसके कारण होता है? विकिरण के कारण होता है, ठीक है। और प्रश्न पूछा गया कि संवहन द्वारा नहीं होता है, तो संवहन के द्वारा यही नहीं होगा, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। भूमि और समुद्री मध्य पौने में ये होगा, उबलता जल में आपका हो जाएगा सम्मोहन, और वात्याभट्टी के चारों वायु का परिसंचरण, ये सम्मोहन होता है। बट सम्मोहन इसमें नहीं होगा, इसमें विकिरण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अगर हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए, आसान प्रश्न है। निश्चित रूप से अगर हवा का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी जो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। देखिए ताप बढ़ने पर जलाशयों का पानी, यानी कि जो तालाब है, ठीक है ना, तापमान बढ़ाएंगे तो उसका पानी वाष्पित होकर वातावरण में मिल जाता है, और वातावरण में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने से आर्द्रता का स्तर बढ़ता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण पाचन रस किसे कहा जाता है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी पाचन हेतु एंजाइम्स उपस्थित होता है। बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका कौन सा है? अग्नाशय रस है, ठीक है। अग्नाशय कोशिकाओं से स्रावित होने वाले इस रस को अग्नाशयी रस कहा जाता है, ठीक है। और यह क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। और इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज ये सब एंजाइम पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसकी कोशिकाएं गोलाकार होती हैं तथा इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है? केंद्रक नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा है? तो आपको पता है कि जो आपका लाल रक्त कणिका है, यानी कि रेड ब्लड कर्पुलस, इसकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा आपका आरबीसी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। डब्ल्यूबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, और ध्यान रखिएगा। और आरबीसी की कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, यहाँ पर गोलाकार भी मेंशन किया गया है, इसीलिए गोलाकार होती हैं, ठीक है। और इसमें हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक होता है और ये ऑक्सीजन के वहन का कार्य करती है। अच्छा, आरबीसी का जीवन काल भी पूछता है, तो 120 दिन लगभग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए रक्त की बात आई हुई है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा कि जीव विज्ञान की शाखा एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है, फूलों का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, कीटों का अध्ययन अगर पूछेगा तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ एंटोमोलॉजी, ये कीटों का अध्ययन कहलाता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए घास का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी, ये घास का अध्ययन कहलाता है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी। चलिए उसके बाद देखिएगा कौन सा पादप हार्मोन, बात यहाँ पर पादप हार्मोन की है, जंतु हार्मोन नहीं, पादप हार्मोन,
ठीक है ना। कौन सा पादप हार्मोन किसी पौधे में कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? देखिए इसमें से ऑक्सिन भी पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन भी पादप हार्मोन है, एथिलीन भी है, साइटोकाइनिन भी है। ये सारे ऑप्शन में जो दिख रहे हैं ये सारे के सारे पादप हार्मोन ही हैं। बट यहाँ पर कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने के उत्तरदायी है तो ये साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन पादपों में यानी कि पौधों में कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो एथिलीन है ना, ये फलों के पकाने में सहायक होता है। और एक फ्लोरोजेंस होता है जो फूलों के खिलाने में सहायक होता है। ये सब मैं पादप हार्मोन की बात कर रहा हूँ। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है। अब बात देखिए राइबोफ्लेविन क्या ही है, इसीलिए आपको जो है विटामिन का रासायनिक नाम जरूर याद रखना है। राइबोफ्लेविन किसको कहा जाता है? तो विटामिन B2 को कहा जाता है। और विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये किलोसिस होता है। कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा कौन सा रोग होता है? तो ये किलोसिस होता है। ठीक है, एक और रोग है जो कि विटामिन B2 की कमी से यानी कि राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। इसका नाम जरा आप याद रखिएगा, अभी आजकल पूछा जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ एरिबोफ्लेविनोसिस, पूरा एक ही में है, यहाँ जगह कम है इसलिए मैं अलग लिखते रहा हूँ। एरिबोफ्लेविनोसिस, ठीक है, याद रखिएगा एरिबोफ्लेविनोसिस। ये भी रोग विटामिन B2 की कमी से होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। किलोसिस भी याद रखिए और एरिबोफ्लेविनोसिस भी याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन B2 की कमी से आपको पता चल गया। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होगा? तो विटामिन B3 की कमी से जो है पेलाग्रा होता है। ठीक है ना। और विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासिन है, नियासिन। चलिए, निम्न में से कौन सा मादा हार्मोन है? मादा हार्मोन, नर और मादा, ठीक है ना, यानी कि पुरुष हार्मोन और महिला मादा हार्मोन। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एंड्रोजन्स, और यहाँ पर देखिएगा ये एंड्रोजन्स क्या है? एंड्रोजन्स नर हार्मोन है, ये नर हार्मोन है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये मादा हार्मोन है। ठीक है ना, नर और मादा, ये मादा हार्मोन है। तो यहाँ पर B और C हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और टेस्टोस्टेरोन जो है, टेस्टोस्टेरोन पढ़ा होगा आपने, यहाँ मैं लिख देता हूँ टेस्टोस्टेरोन ये नर हार्मोन है। ठीक है, चलिए देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि में विटामिन A का संश्लेषण होता है? विटामिन A का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स लीवर में होता है, यानी कि यकृत में होता है। और लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्लैंड है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, और यकृत में विटामिन A का संश्लेषण होता है। ग्लाइकोजन का भी संचय यकृत में ही होता है। ग्लाइकोजन होता है ना, ग्लाइकोजन का भी संचय यकृत में होता है। ठीक है, पीत का स्रवन जो है यकृत के द्वारा ही होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA इसको कहा जाता है। ठीक है ना, इसमें कौन सा पिरिमिडीन क्षार उपस्थित होता है? किसमें? RNA में। देखिए RNA में जो है पिरिमिडीन क्षार, साइटोसिन तथा यूरेसिल मौजूद होता है। कौन सा? साइटोसिन और यूरेसिल, साइटोसिन और यूरेसिल मौजूद होता है। जबकि DNA में क्या होता है? DNA में जो पिरिमिडीन क्षार होता है ये साइटोसिन और थाइमिन होता है। साइटोसिन और थाइमिन ये आपका DNA में होता है। ठीक है ना, ये DNA में होता है। और RNA में ये होता है। साइटोसिन तो दोनों में रहेगा, बस इसमें थाइमिन होता है और इसमें यूरेसिल होता है। ठीक है, चलिए, डाउन सिंड्रोम होने का कारण क्या है? डाउन सिंड्रोम होने का कारण, तो देखिए जो आपका गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि का होना। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि होती है जिससे बच्चों की बौद्धिक विकास में देरी होती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो पटाऊ सिंड्रोम होता है, पटाऊ, यहाँ मैं लिखता हूँ पटाऊ सिंड्रोम। तो देखिए पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है, तो इसमें गुणसूत्र 13 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि होती है और इससे बच्चों का चेहरा, मस्तिष्क, हृदय का विकास प्रभावित होता है। ठीक है ना। एक एडवर्ड सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, तो इसमें गुणसूत्र यहाँ पर देखिए 18 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि होती है। 13 होता है किसमें? पटाऊ में। 18 किसमें होता है? एडवर्ड में। और डाउन सिंड्रोम में 21। ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है,
चलिए उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करिए कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। राष्ट्रकूट वंश का, तो आपको पता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो था ये दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ऑप्शन ए में दिया गया है। राजधानी कहाँ थी राष्ट्रकूट वंश की? तो मान्याखेत थी। कहाँ थी? मान्याखेत थी। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो राष्ट्रकूट वंश था इससे एक संबंधित शासक है कृष्ण प्रथम। आपको याद होगा कौन? कृष्ण प्रथम था। कृष्ण प्रथम, यहाँ मैं लिखता हूँ कृष्ण प्रथम। इसी ने जो है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश का। शासक का नाम पूछेगा तो कृष्ण प्रथम। ठीक है, ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए किस शासक के द्वारा नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया गया था? हर्षवर्धन को पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर कौन? तो पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, और ये हर्षवर्धन जो था ना, हर्षवर्धन ध्यान रखिएगा ये पुष्यभूति वंश का शासक था। ठीक है, और ये पुलकेशिन द्वितीय जो था ये चालुक्य वंश का शासन था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्राचीन भारत में होने वाले विदेशी आक्रमणों का सही क्रम क्या है? सही क्रम है, तो देखिए भारत में होने वाले जो विदेशी आक्रमण का क्रम है वो आपका हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पर देखिए यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। ठीक है, हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पहलव और फिर कुषाण। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह निम्न में से कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह इसमें से कौन सा था? तो एक तो लोथल आपको याद होगा, दूसरा सुतकोटदा भी याद रखिएगा। लोथल और सुतकोटदा दोनों याद रखिएगा। ठीक है ना, लोथल और सुतकोटदा दोनों जो थे ये सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई थी? भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई थी? तो देखिए बुद्ध की प्रथम जो मूर्ति थी ना ये आपकी मथुरा शैली में निर्मित की गई थी। ठीक है ना, बट बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण अगर पूछेगा तो गांधार शैली में किया गया है। प्रथम किया गया है मथुरा शैली में, बट सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और गांधार शैली और मथुरा कला शैली का विकास कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में काफ़ी ज़्यादा हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, आपको भी याद होगा। ठीक है ना, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक आपका मराठा था, कौन सा पत्रिका? मराठा। मराठा को अंग्रेजी में निकाला गया था। और एक आपका कौन सा था? केसरी था। केसरी को मराठी में शुरू किया था। किसने किया था? मराठा और केसरी की शुरुआत जो पत्रिका थी तो बाल गंगाधर तिलक ने। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और इन्होंने ही गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था? तो फ्रेंड्स देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था ना इसको प्रस्तावित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, और इस प्रस्ताव का जो आलेख था स्वयं महात्मा गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से बनाया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्जेंट आयोग का संबंध किस क्षेत्र से था? सार्जेंट आयोग का, देखिए सार्जेंट आयोग का गठन किया गया था 1944 में। कब? 1944 में। और देखिए सार्जेंट जो आयोग था ये शिक्षा के विकास से संबंधित था। ठीक है, इसका गठन शिक्षा के विकास के लिए किया गया था। और सार्जेंट आयोग का जब गठन हुआ था उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड बेवल था। कौन था? लॉर्ड बेवल था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था कब? 1920 में। तो यहाँ पर देखिएगा अगस्त 1920 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम जो है ये बनाया गया था, बताइए किसके अनुशंसा पर? तो लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर। लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर, यहाँ मैं लिखता हूँ मैकाले मिंट, आपने पढ़ा भी होगा। मैकाले के अनुशंसा पर भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया था। ठीक है, और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में
ठीक है। बेंटिक के द्वारा 1829 में ही सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था, ये भी आपको याद होगा, ठीक है ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा। और बेंटिक ने है लॉर्ड बेंटिक जो था, ये विलियम बेंटिक, इसी ने जो है स्लीमैन की सहायता से जो है, आपको याद होगा, स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त किया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में प्रयोग किया जाता है। तो रक्त कैंसर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स कोबाल्ट 60 का, ठीक है, कोबाल्ट 60 का। सोडियम 24 का इस्तेमाल रक्त के थक्का को पता लगाने में किया जाता था। आर्सेनिक 74, आर्सेनिक, ठीक है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ आर्सेनिक 74, इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो ट्यूमर का पता लगाने में, ठीक है, ट्यूमर का पता लगाने में। चलिए उसके बाद देखिए निष्क्रिय गैसों का गलनांक होता है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक, निष्क्रिय गैस में क्या क्या आएंगे? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सब निष्क्रिय गैस हैं, ठीक है ना। और इनका गलनांक निम्न होता है, यानी कि कम होता है। तो यहाँ पर देखिए कम हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता पूछेगा किसका होता है? तो फ्लोरीन का होता है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व तो फ्लोरीन है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? तो क्लोरीन की होती है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि पेट की अम्लीयता को दूर करने में निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है कि जो पेट की अम्लीयता है उसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है NaHCO3। अच्छा ये है क्या? तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। और इसका उपयोग अग्निशमन यंत्रों में भी किया जाता है और पेट की अम्लीयता को दूर करने में भी किया जाता है, ठीक है। चलिए सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण बहुलक का उदाहरण है? जैव निम्नीकरण, ध्यान रखिएगा, जैव निम्नीकरण बताइए। जैव निम्नीकरण क्या होते हैं? जो एक लंबे समय अंतराल के बाद स्वयं के द्वारा अथवा सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा विघटित हो जाते हैं, इन्हीं को जैव निम्नीकरण कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनमें से आपका सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी हो जाएगा इसमें। देखिएगा यहाँ पर पढ़िए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पायरोल्यूसाइट निम्न में से किसका है? इसका पायरोल्यूसाइट। तो देखिए पायरोल्यूसाइट जो है ना, ये आपका मैग्नीज का है, मैग्नीज का है पायरोल्यूसाइट, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पायरोल्यूसाइट किसका है? मैग्नीज का है। चलिए उसके बाद देखिए समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका स्रोत है? तो समुद्री खरपतवार जो है स्रोत होते हैं किसके? तो फ्रेंड्स ये आयोडीन के प्रमुख स्रोत होते हैं। किसके? आयोडीन के, इसको आप ध्यान रखिएगा। और समुद्री घास लिमेरिया, यहाँ मैं लिखता हूँ, एक समुद्री घास है, इसका नाम है लिमिनेरिया, ठीक है, लिमिनेरिया या लेमिनेरिया जो भी पढ़िए, ठीक है ना। ये आयोडीन इससे प्राप्त होता है, ठीक है, इसी से ये पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। RDX की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो RDX की खोज किसने किया था? RDX का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव होता है, और RDX को प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसकी खोज किया था किसने? जॉन फ्रेडरिक हैनिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है, तो हैनिंग के द्वारा। बारूद का खोज रोजर बेकन ने किया था। चलिए उसके बाद देखिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का प्रयोग, तो भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में, ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में, सभी में भारी जल D2O इसको कहा जाता है, ठीक है ना। और आपको पता है कि भारी जल का खोज 1932 में यूरे ने किया था। किसने किया था? यूरे ने किया था भारी जल का खोज, ये नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है? संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कहा था पंडित ठाकुरदास भार्गव ने, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। अच्छा यहाँ पर देखिएगा प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेपण में उल्लेख किया जाता है, ठीक है। प्रस्तावना तो यही है ना, जिसको कि प्रियम्बल बोलते हैं, संविधान की कुंजी इसको कहा जाता है प्रस्तावना को, ठीक है। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
देखिए निम्न में से कौन सी समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? 3 स्तरीय, ठीक है ना। तो ये समिति कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये आपका बलवंत राय मेहता समिति है, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने ही 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की थी, जिसमें अंतिम रूप में पंचायती राज के रूप में जाना जाता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये बलवंत राय मेहता समिति। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है? राज्यसभा के सदस्य के, तो राज्यसभा के सदस्य जो है उनके अयोग्यता के मामले पर जो है फैसला करता है चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत के प्रेसिडेंट, ठीक है ना, भारत के राष्ट्रपति। किसके? चुनाव आयोग के परामर्श पर, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देता है? सहकारी समिति का। अब देखिए यहाँ पर सहकारी समिति का गठन का बढ़ावा देता है, यह आपका आर्टिकल 43 का क्लॉज ख, ठीक है। अच्छा, 39 का क यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है अनुच्छेद 39 घ, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है, ठीक है। अनुच्छेद 48 क इम्पोर्टेंट है। 48 में क्या है, तो पहले 48 जान लीजिए। 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है, और 48 क में क्या है, तो पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना है 48 क में, ठीक है। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्री में संशोधन एक तरह से ट्रिक है। कहाँ से? फ्री में संशोधन, कोई पैसा नहीं, फ्री में संशोधन। तो फ्री देखिए, फ्री कहाँ आ रहा है? अफ्रीका में आ रहा है, फ्री आ रहा है ना। तो इस तरह से एक ट्रिक है, आप ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, जापान से, ठीक है। जर्मनी से आपातकाल याद रखिएगा, ठीक है। और ब्रिटेन से तो ढेर सारा है, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? रूस में यूराल पर्वत जो है ये किस प्रकार का? तो फ्रेंड्स ये एक तरह का आपका बलित पर्वत है, पुराने बलित पर्वत है, ठीक है, पुराने बलित पर्वत, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ से ऑप्शन में से आपको आंसर चुन करके बताइए कौन सा सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी कुछ जमा पूंजी संचित रखते हैं, बिल्कुल। आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, और आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। तो ये तीनों आपका करेक्ट है। चलिए, आरबीआई के बारे में तो आपको निश्चित रूप से पता होगा कि 1935 में इसका स्थापना हुई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइए, प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है अभी आरबीआई के? आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा है कि भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है, ठीक है, और पूछा गया कौन सा सही है? तो ये गलत है। देखिए, भारत में रेड पांडा जो है उत्तरी पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कि सिक्किम वगैरह में, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो ये गलत हो गया। और भारत में स्लो लोरिस, यहाँ पर देखिए स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है, बिल्कुल ये सही है। तो कौन सा सही दिया गया? तो केवल दूसरा, ठीक है, केवल दूसरा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस निकाय के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, ये आपका जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, जिसको कि CSIR बोला जाता है, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं ऑप्शन के हिसाब से, तो नीति आयोग और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के। तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए, CSIR का हेडक्वार्टर अगर पूछेगा तो याद रखिएगा नई दिल्ली में है। इसका गठन 1942 में किया गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ नहीं हैं? पूर्ववर्ती नदी नहीं है, तो इसमें से देखिएगा पूर्ववर्ती नदी की बात करते हैं तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, तीस्ता, कोसी, ये सब पूर्ववर्ती नदी हैं।
ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे गोदावरी पूर्ववर्ती नदी नहीं है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, आबनुस, महोगनी और रोजवुड ये वृक्ष हैं। ये जैसे पेड़ जो हैं, ये आबनुस, महोगनी और रोजवुड जैसे पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं? तो फ्रेंड्स, ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि तेलुगु गंगा परियोजना, ठीक है ना, तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है? तो ये आपका कृष्णा नदी पर है। किस पर है? कृष्णा नदी पर। ठीक है, कृष्णा नदी पर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, कृष्णा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत के लौह अयस्क क्षेत्रों का कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर देखेंगे वेलाडीला जो है ना, वेलाडीला, ये छत्तीसगढ़, ये आपका करेक्ट दिया गया है। वेलाडीला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो है यहाँ पर देखिए गुरु महिसानी, ठीक है ना, गुरु महिसानी जो है ये आपका उड़ीसा में है, तो झारखंड गलत हो गया। नोआमुंडी जो है ये झारखंड में है, तो ये उड़ीसा दिया गया, गलत है। उसके बाद अरिंडोगरी जो है, ये अरिंडोगरी जो है कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये छत्तीसगढ़ में, तो ये कर्नाटक गलत दे रखा है। ठीक है ना, सही ये आपका वेलाडीला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछा गया है सक्रिय ज्वालामुखी का। तो सक्रिय ज्वालामुखी में आपका स्ट्राम्बोली, कोटोपैक्सी, बैरन, मैनालोवा ये सब है। यहाँ पर आप देखेंगे तो विसुवियस जो है ना, ये आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो नमकीन क्षेत्र में पाई जाती है, उसको कहा जाता है क्या? हेलोफाइट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? हेलोफाइट कहा जाता है, हेलोफाइट। ठीक है, तो ऑप्शन में हेलोफाइट नहीं है, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, क्रायोफाइट टुंड्रा और जो शीत प्रधान क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है। मेसोफाइट जो है ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति है। ठीक है, जेरोफाइट जो है, जेरोफाइट ये पाया जाता है आपका उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद का अनुमोदन की आवश्यकता होती है? बताइए, यहाँ पर क्या आंसर होगा इसका? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे तो 1 माह के भीतर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 माह के भीतर स्वीकृति देना आवश्यक होता है। संसदीय अनुमोदन के पश्चात आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सा इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए, जलवाष्प है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यानी कि CFC है, उसके बाद मीथेन भी है। ठीक है ना, मीथेन भी है। यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन यहाँ पर नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, केंद्र सरकार के निम्न लिखित सार्वजनिक उपकरणों पर विचार करिए और बताइए कि उपयुक्त में से कितनी कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया जा चुका है? कितनी कंपनी इसमें है? बताइए कितनी कंपनी है? तो यहाँ पर देखिए आपका पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन बिल्कुल है ये। ठीक है ना, महारत्न पूछा गया है, बिल्कुल पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है ये आपका महारत्न है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड है। तो ये तीनों है। ठीक है ना, ये तीनों है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर 1, 2, 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 1, 2, 3 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह आसियान के सदस्य देश है? आसियान का, ठीक है ना, तो देखिए आसियान की बात करते हैं तो आसियान का इस तरह से लिखा जाता है ASEAN। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, और इसमें से ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। ठीक है ना, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया था 1967 में। क्लियर, और इसका सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है कि समूह जो है देश कौन कौन से हैं इसमें? तो कंबोडिया, ब्रुनई, लाओस हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। और भी देश हैं जैसे कि ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा समूह जो है इसमें से ये वाला सही दिया गया। ठीक है, चलिए देखिए, भुगतान संतुलन के किन खातों में शासकीय मौद्रिक संस्थानों द्वारा स्वर्ण एवं विदेशी मुद्राओं का स्टॉक रखने में किए जाने वाले परिवर्तनों का लेखा जोखा किया जाता है? प्रश्न को एक बार और पढ़िए। तो फ्रेंड्स, ये आपका है कौन सा? शासकीय आरक्षित खाता। ठीक है ना, यानी कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इसको अंग्रेजी में बोला जाता है।
ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इसको बोला जाता है। भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत मूलतः 4 खाते आते हैं। कौन कौन से? तो एक चालू खाता आता है, ठीक है, क्लियर। करंट अकाउंट एक पूंजी खाता आता है। कैपिटल अकाउंट एक शासकीय आरक्षित खाता आता है जैसे कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। और एक आता है एक तरफा अंतरण खाता, वन साइडेड ट्रांसफर अकाउंट, ठीक है। तो देखिए, शासकीय या आधिकारिक आरक्षित खाते के अंतर्गत राजकीय मौद्रिक संस्थानों के द्वारा स्वर्ण से विनिर्मित उत्पादों तथा विदेशी मुद्राओं का स्टॉक रखने से संबंधित होने वाले परिवर्तनों को दर्ज किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही दिया गया है? सही यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन जो है अंग समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये कर्नाटक में है, बिल्कुल सही दिया गया है। कराई बेटी जो है ये केरल में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। उसके बाद मगधी केरे संरक्षण रिजर्व ये जो है तमिलनाडु में नहीं है, ये कर्नाटक में है। और होकेरा आर्द्रभूमि जो है ये पंजाब में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में है। तो सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार की क्रियाएं किसकी खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है? बताइए। देखिए, किसी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था में धन की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए ट्रेजरी बिलों और अन्य सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद को खुले बाजार परिचालन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सरकारी ऋण पत्र, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और खुले बाजार के संचालन केंद्रीय बैंकों की सबसे महत्वपूर्ण मौद्रिक नियंत्रण विधियों का एक हिस्सा है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सरकारी ऋण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था? तो फ्रेंड्स, ये दिया गया था आपका किसमें? क्वेटो प्रोटोकॉल में। क्वेटो प्रोटोकॉल ध्यान रखिएगा, क्वेटो प्रोटोकॉल में दिया गया था, ठीक है। और क्वेटो प्रोटोकॉल पर जो है इसको अपनाया गया था 1997 में, ठीक है ना, 1997 में पूछा जा सकता है। बट ये प्रभावी कब हुआ था? तो 2005 से ये प्रभावी हुआ था, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा क्वेटो प्रोटोकॉल हो जाएगा। पृथ्वी सम्मेलन पहला 1992 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना यानी कि इसको प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना बोलते हैं, शॉर्ट में सौभाग्य बोलते हैं। और पूरा अगर इसको देखिए तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है। 2017 सितंबर 25 को स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। और राइट आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से। तो यहाँ बिजली से संबंधित तो एक ही ऑप्शन है, आसानी से आप इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या है कि अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? बताइए। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका अटल प्रवर्तन मिशन है ये नीति आयोग के अंतर्गत है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य देश भर में स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, एमएसएमई क्षेत्र और औद्योगिक स्तरों पर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बेहतर वातावरण बनाना है। नीति आयोग यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी के दिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, तो उड़ीसा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति महामहिम क्रिस्टीना कार्ला कंगालू ने जो है वर्चुअल माध्यम से इसमें भाग लिया था। कहाँ के प्रेसिडेंट? तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्रेसिडेंट। इनका नाम है क्रिस्टीना कार्ला कंगालू, ठीक है ना, नाम थोड़ा सा अजीब है, याद रखिएगा। और प्रवासी भारतीय दिवस के इस सम्मेलन में 75 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है नज़मा हेप्तुल्ला ने। किसने लिखा है? नज़मा हेप्तुल्ला ने लिखा है। देखिए, अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 का विजेता देश कौन सा है? बताइए। तो फ्रेंड्स, ये अपना प्यारा भारत रहा है, भारत यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश रहा है? भारत रहा है, ठीक है। चलिए, और ये आपका मलेशिया में हुआ था, इसको आप ध्यान रखिएगा। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 में बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। ये योजना किस निकाय के द्वारा संचालित है? बीमा सखी योजना, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो है आपका योजना, इसका मकसद क्या है? महिलाओं को वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता के बारे में जानकारी देना है। अब बात बीमा की आई हुई है तो आप आसानी से बता दीजिए, भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के द्वारा, ठीक है ना, यही ना LIC। चलिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का
कितना भूभाग वनों के अंतर्गत आच्छादित है? वनों के अंतर्गत, तो देखिए फ्रेंड्स, वनों के अंतर्गत जो है ये आपका 21.76%, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में 6 दिसंबर को महात्मा गांधी के स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया गया है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया गया है? तो ये नेब्रास्का में किया गया, ठीक है ना, नेब्रास्का में किया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इसरो ने अपने किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रोबा 3 मिशन का सफल परीक्षण किया है? प्रोबा 3 मिशन का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 5 दिसंबर 2024 को यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ठीक है ना, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सोलर मिशन प्रोबा 3 प्रोजेक्ट, ये देखिए प्रोबा जो है ना, प्रोबा PROBA, ठीक है ना, प्रोबा, ठीक है, प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनोमी, ठीक है, इसका सफल परीक्षण करके उसके 2 उपग्रहों को जो है, कौन कौन से उपग्रह? तो कोरोनाग्राफ, ठीक है ना, यहाँ लिखता हूँ कोरोनाग्राफ, और एक और है, यहाँ मैं लिखता हूँ, क्या नाम है इसका? ऑकल्टर। इस सेट को अंतरिक्ष में लक्षित अंडाकार कक्ष में जो है स्थापित किया है। आपको इतना याद रखना है, PSLV C59 से, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है दिसंबर 2024 में। किस देश में इनका निधन हुआ, ये पूछा गया है। अच्छा, याद रखिएगा, ये जाकिर हुसैन साहब किससे संबंधित हैं? तो ये तबला वादक थे, ठीक है। और इनका जो देहांत हुआ, इसको आप ध्यान रखिएगा, कहाँ पर हुआ? तो फ्रेंड्स अमेरिका में, ठीक है ना, अमेरिका में हुआ था। चलिए, सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में इनका निधन हुआ था, इसको आप ध्यान रखिएगा। और भारत सरकार ने इनको पद्मश्री दिया था, पद्म विभूषण दिया हुआ है, ठीक है ना, ये भी आप, और पद्म भूषण भी दिया गया 2023 में, इनको पद्म विभूषण दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी आंकड़े के अनुसार, ठीक है ना, इस सूचकांक में प्रथम स्थान जो है किस राज्य को प्राप्त हुआ है? या क्या है, कौन सा सूचकांक? पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, ठीक है, उड़ीसा को इसमें पहला स्थान मिला है, ठीक है। तो उड़ीसा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 70। प्रश्न क्या कह रहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में शीर्ष देश या शहर कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो है आपका हांगकांग है, और वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की रिपोर्ट प्रकाशित किया है फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने। किसने किया है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने, याद रखिएगा, फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने किया है। और इसमें जो है आपको हांगकांग प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान इसमें 84 रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हांगकांग हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण कहाँ पर किया गया? तो ये जो आपका समुद्र प्रताप है, इसका गोवा में जलावतरण किया गया। कहाँ पर? गोवा में, ठीक है ना। और इस जहाज़ का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए किया है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, देखिए, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 2 बीचों के बीच जो है, ये समुद्र बीच जो होते हैं, ठीक है ना, उसको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है? तो देखिए, ये जो आपका दिया गया है, ये आपका केरल को दिया गया है, ठीक है ना। किस राज्य के? तो केरल के, ठीक है, केरल के हैं ये, ध्यान रखिएगा। इनका नाम है कप्पड़ समुद्र तट, और एक है आपका कन्नूर में स्थित चाल समुद्र तट, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश की सीमा 74% से बढ़ा करके अब कितना करने का घोषणा किया गया है? पहले 74% था, अब इसको बढ़ा करके 100% करने का घोषणा किया गया है। ये आप डायरेक्ट इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, हाल ही में कितने व्यक्तियों को 2025 का पद्म विभूषण दिए जाने का घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है? तो पद्म विभूषण दिया गया है 7 लोगों को, ठीक है, 7 लोगों को है इसमें दिया गया है। क्लियर? याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7 लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, 7 लोगों में सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो है वो आपको याद रखना है, शारदा सिन्हा का, बिहार से संबंधित है, मरणोपरांत इनको दिया गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार बजट में वित्त वर्ष 2025-26 में वर्तमान मूल्य के आधार पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद GSDP कितना रहने का अनुमान है? तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, 75 प्रश्न हो गए,
जो जीके जीएस साइंस करंट अफेयर्स हिस्ट्री पॉलिटी सारे थे, ठीक है ना। अब क्या है 76 से लेकर के 150 तक में, 76 से लेकर के 150 तक में जो है मैथ रीजनिंग के प्रश्न है। टेलीग्राम पर मैं आपको PDF दे रहा हूँ, ठीक है ना, वहाँ पर मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सक्सेस केंद्रा क्विज हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, सक्सेस केंद्रा क्विज, ठीक है ना, वहाँ पर जुड़ जाइए, ठीक है। और सेशन को फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए और शेयर इसको ज़रूर कर दीजिएगा। 150 तक में जो है मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 148, 149 और यहाँ पर देखिए 150, ठीक है फ्रेंड्स।